Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start with the pathology, basic pathology, cell injury, cell death, and adaptation. So, what is pathology? Pathology is the study of causes of disease and the changes in cells, tissues, and organs that are associated with the disease. एक तो जो भी कॉज है डिजीज़ की, किस वजह से डिजीज़ हो रही है, बीमारी किस वजह से हो रही है, और कौन सा ऑर्गन, टिश्यू, सेल इससे इफेक्ट हो रहा है, उसके अंदर क्या चेंज आ रहा है, और इसके साइन और सिम्टम्स क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस सारे को हम पैथोलॉजी में स्टडी करते हैं. बेसिक स्टेप्स क्या है हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ डिजीज़ के अंदर? सबसे पहले हमारे पास इटियोलॉजी, कोई भी कॉज ऑफ डिजीज़ हो सकती है. कॉज ऑफ डिजीज़ क्या हो सकती है? कोई भी टॉक्सिन, कोई भी इन्फेक्शन, इम्यूनोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़, न्यूट्रिशनल एबनॉर्मेलिटीज़ और ट्रॉमा. ये सारी हमारे पास कॉजेज ऑफ डिजीज़ हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इटियोलॉजी ऑफ डिजीज़ आएगी. उसके बाद उसकी आएगी मैकेनिज्म ऑफ डिजीज़, जिसको हम कहते हैं पैथोजेनेसिस. पैथोजेनेसिस के अंदर जो सेल, टिश्यूज़ या ऑर्गन हैं, उनके अंदर बायोकेमिकल चेंजेस या फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे. इन दोनों को मिला के हमारे पास मॉलिक्यूलर, फंक्शनल एंड मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ प्रोड्यूस होंगी सेल्स, टिश्यूज़ या ऑर्गन्स के अंदर, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगी थ्रू साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़. सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी इटियोलॉजी यानी कि कॉजेज ऑफ डिजीज़. फिर हमारे पास आएगी पैथोजेनेसिस यानी कि मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़, मॉलिक्यूलर, फंक्शनल एंड मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ इन सेल्स एंड टिश्यूज़, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थ्रू साइंस एंड सिम्टम्स. इस तरह से हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ डिजीज़ होती है. किसी भी कोई भी डिजीज़ हो, इसी स्टेप से एवेल्यूएट होती है. इटियोलॉजी क्या है? अंडरलाइन कॉजेज. ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि वो कुछ भी हो सकती है, लाइक हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज मेलाइटिस. कैंसर के केस में कम्बिनेशन ऑफ कॉजेज भी हो सकते हैं, जो कि जेनेटिक एनवायरमेंटल फैक्टर से रिलेटेड हो सकते हैं. पैथोजेनेसिस वो मैकेनिज्म है जिससे डिजीज डेवलप हो रही है और आगे उसकी प्रोग्रेशन हो रही है, वो मजीद बढ़ रही है. सेलुलर और मॉलिक्यूलर चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से फंक्शन और स्ट्रक्चर के अंदर एबनॉर्मेलिटीज आती हैं. फिर सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं और हमारे पास जो है कोई भी डिजीज़ डेवलप हो जाती है. सेलुलर रिस्पॉन्सेज, अब ये स्ट्रेस तो आ गया, डिजीज़ आ गई, नॉक्शियस स्टिमुलाई आ गया. अब सेल क्या करेगा? सेल के अंदर आती हैं कुछ अडाप्टेशन. सेल जो है अपने इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट को नॉर्मली टाइटली रेगुलेट करता है, जिसको हम होम्योस्टेसिस भी कहते हैं. और जब हमारे पास कंडीशन आती हैं, इंजूरियस कंडीशन, जैसे कि न्यूट्रिशन डेप्रिविएशन, तो अडाप्टेशन होती है. अडाप्टेशन की वजह अडाप्टेशन करके सेल एक न्यू स्टडी स्टेट के अंदर चला जाता है. सेलुलर अडाप्टेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, जो कि हमने आगे पढ़नी है. अगर ये हमारे पास कोप अप ना कर सके, न्यू स्टडी स्टेट नहीं बनी, तो हमारे पास रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी. सेल इंजरी अगर लिमिट के अंदर रहेगी तो हमारे पास वो रिवर्सिबल होगी. और अगर ये स्ट्रेस सिवियर होंगी, परसिस्टेंट होंगी और बहुत ज़्यादा देर के लिए होंगी और बहुत ज़्यादा होंगी, तो हमारे पास इरिवर्सिबल इंजरी होगी और फिर सेल डेथ हो जाएगी. सेल डेथ जो है वो हमारे पास मजीद दो तरह से हो सकते हैं, या तो नेक्रोसिस या फिर एपोप्टोसिस. नॉर्मल सेल अपने आप को मेंटेन करता है थ्रू होम्योस्टेसिस. अगर हमारे पास होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होती है, सेल के ऊपर स्ट्रेस आता है, कोई भी इटियोलॉजिकल कॉजेज आते हैं, इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स वगैरह, तो सेल जो है वो अपने आप को अडैप्ट करने की कोशिश करता है. अगर वो अडैप्ट नहीं कर पाता तो हमारे पास सेलुलर इंजरी होती है. सेलुलर इंजरी एक लिमिट तक रहे तो हमारे पास रिवर्सिबल इंजरी होगी. रिवर्सिबल इंजरी जो है अगर स्वेयर और नॉक्शियस प्रोग्रेसिव स्टिमुलस आ रहा है, मुसलसल आई जा रहा है, तो इरिवर्सिबल इंजरी होगी. और इरिवर्सिबल इंजरी कैन कॉज सेल डेथ, और सेल डेथ हो सकती है नेक्रोसिस या फिर एपोप्टोसिस. नाउ वी आर गोइंग इन डिटेल विद द कॉजेज ऑफ सेल इंजरी. सेल इंजरी की क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, मेनली हम लोगों ने पढ़ लिया. सबसे पहले कॉज है हाइपोक्सिया या इस्कीमिया. इस्कीमिया मीन ब्लड सप्लाई खत्म है, हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजनेशन कम है. ऑक्सीजनेशन कैसे कम होगी? इस्कीमिया होगा तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी तो होगी. इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? अगर किसी भी एरिया की ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जा रही, तो वहाँ पे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डिप्राइव हो जाएंगे. वहाँ पे टॉक्सिक मेटाबोलाइट जो वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो वहाँ पे अकमलेट होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वहाँ पे इनएडिक्वेट वैरायटी ऑफ डिजीजेज जो हैं वो वहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएंगी, डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी. और ये खुद भी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी किस वजह से हो सकती है? लंग डिजीज की वजह से. ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की रिडक्शन की वजह से लंग्स अगर जो है उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड के अंदर नहीं जा रही है, एनीमिया एक कॉज हो सकती है इसकी. और हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग इसकी कॉज हो सकती है. कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाएगी तो वो हीमोग्लोबिन के साथ टाइटली बाउंड कर जाएगी और ऑक्सीजन कैरी नहीं हो सकेगी. इसके बाद हमारे पास है टॉक्सिन्स. टॉक्सिन्स क्या होते हैं? टॉक्सिक एजेंट्स जो कि हमारे पास एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइक एयर पोल्यूटेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड, एस्बेस्टॉस, सिगरेट स्मोक, एथेनॉल, और ड्रग्स जो कि इधर इन्वॉल्व हैं. क्या क्या हैं? एयर पोल्यूटेंट, इंसेक्टिसाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एस्बेस्टॉस, सिगरेट स्मोक, एथेनॉल एंड ड्रग्स जो कि एनवायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ये सारी चीज़ें जो हैं एज टॉक्सिन्स एक्ट कर सकती हैं. इसके बाद हमारे पास इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं. इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सारे हमारे पास जो हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स के तौर पे एक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं. जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज के अंदर डाउन सिंड्रोम आ जाता है. सिकल सेल एनीमिया की वजह, जो एक ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन की वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है, वो भी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी में आ जाता है. इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एंजाइम्स जो है ना, जो कि प्रोटीन्स वगैरह, प्रोटीन्स एंजाइम्स जो हैं वो हमारे पास उनका मेटाबॉलिज्म डिफेक्टिव होता है, इनबॉर्न एरर होते हैं. और जो हमारे पास डैमेज डीएनए वो कम्युलेट करता है, या फिर ये दोनों चीज़ें, प्रोटीन और डीएनए मिलके, मिसफोल्डेड प्रोटीन और डैमेज डीएनए, सेल डेथ को ट्रिगर करते हैं और इसको इस हद तक ले जाते हैं कि वो दोबारा रिपेयर भी नहीं हो सकता. इसके अलावा हमारे पास आता है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस. न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस के अंदर मेनली हमारे पास आता है प्रोटीन कैलोरी जो है इनसफिशिएंसी. प्रोटीन कैलोरी इनसफिशिएंसी होती है हमारे पास कुछ डिजीज़ के अंदर, लाइक क्वाशियोरकर में मेनली, और कुछ स्पेसिफिक विटामिन सी डेफिशिएंसी की वजह से भी हमारे पास न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस और सेल इंजरी, सेल डेथ वगैरह हो सकती है. सच एज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर ग्लूकोज का मसला, इंसुलिन का मसला हो जाता है. उसके अलावा हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन का मसला हो जाता है.
लास्ट में हमारे पास हैं फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स क्या क्या हैं? कोई भी ट्रॉमा हुआ है सेल को, इंजरी, यहाँ फिर एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्म है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक शॉक और सडन चेंजेस इन द एटमोसफेयर, इन सब की एटमोस्फेरिक प्रेशर, इन सब की वजह से हमारे पास इंजरी हो सकती है। लास्ट पॉइंट है सेलुलर इंजरी का हमारे पास कॉजेज के अंदर एजिंग की वजह से तो इंजरी होती है। एजिंग की वजह से हमारे पास सेल्स की एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है टू कोप अप विद द स्ट्रेस एंड इवेंचुअली सेल जो है वो सेल डेथ के अंदर चले जाते हैं और एजिंग के साथ साथ जो है सेल्स भी एंड हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेल इंजरी एंड सेल डेथ। सेल इंजरी हमने कहा था दो टाइप्स के, रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी कौन सी है? जिसके अंदर हमारे पास कोई भी फंक्शन जो कि डीरेंज हुआ है और मॉर्फोलॉजी जो इंजर्ड सेल की डीरेंज हुई है वो वापस से नॉर्मल को रिटर्न कर जाए अगर डैमेजिंग स्टिमुलस जो है जब रिमूव करें, इसको हम कहेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी इज द स्टेज ऑफ सेल इंजरी एट व्हिच डीरेंज फंक्शन एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ इंजर्ड सेल कैन रिटर्न टू नॉर्मल इफ डैमेजिंग स्टिमुलस इज रिमूव्ड। रिवर्सिबल इंजरी जो है वो हमारे पास इंट्रासेलुलर ऑर्गन स्वॉलन भी हो सकते हैं इनके अंदर, क्योंकि वो अपने अंदर वाटर को इंटेक कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी डिपेंडेंट आयन पंप्स जो है वो फेल कर जाएंगे और इनएबिलिटी टू मेंटेन आयनिंग एंड फ्लूइड होम्योस्टेसिस, जिसकी वजह से हमारे पास सेल जो है वो स्वॉलन हो जाएंगे। और कुछ फॉर्म ऑफ इंजरी के अंदर हमारे पास डीजनरेटेड ऑर्गेनेल्स और लिपिड जो है वो अकोमोलेट करेंगे इनसाइड द इंजर्ड सेल। कुछ सिचुएशन में क्या होता है कि हमारे पास स्पेसिफिक ऑल्टरेशन आ जाती है सेलुलर ऑर्गेनेल्स में, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से केमिकल्स जो है बहुत सारे केमिकल्स की मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होता है। सेल जो है उन केमिकल्स को एससीआर की मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो गई, सेल को केमिकल्स मिल गए जो साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो थे, और उसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ कि बहुत सारे ड्रग भी है। इसकी एग्जांपल क्या है कि बहुत सारे ड्रग्स लाइक बार्बिट्यूरेट्स हैं वो भी हमारे पास सेडेटिव के तौर पे यूज़ होते थे पास में, और अभी भी एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में वो हमारे पास जो है वो लिवर के साइटोक्रोम P450 मिक्स ऑक्सीडेज फंक्शन एंजाइम से जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं, वो हमारे पास एससीआर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बार्बिट्यूरेट्स का मुसलसल इस्तेमाल जो है वो टॉलरेंस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हो जाती है हाइपरट्रॉफी, और P450 जो एंजाइम है उसके अंदर वो जो है वो मॉडिफिकेशन ऑफ कंपाउंड और समटाइम लीड टू द डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है। इसके अलावा और एक एग्जांपल है कि हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये हमारे पास आगे के चैप्टर्स के अंदर डिस्कस होगी। अगर हमारे पास अल्कोहल इंटेक हो तो हमारे पास जो सेम सिस्टम है हमने डिस्कस किया P450 साइक्लोऑक्सीजनेज सिस्टम, जो बार्बिट्यूरेट्स वाला काम बार्बिट्यूरेट्स की वजह से डिस्टर्ब हुआ है, वो हमारे पास अल्कोहल की वजह से एंटी सीजर मेडिकेशन टू द सब थेराप्यूटिक लेवल, मतलब ये कि उनकी जो थेराप्यूटिक वैल्यू है जिस डोज पे वो काम कर रहे हैं ड्रग्स, उसकी थेराप्यूटिक वैल्यू जो है वो लो कर देगा और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी इन रिस्पॉन्स टू अल्कोहल। अगर हमारे पास परसिस्टेंस, नॉक्शियस एक्सपोजर और इंजर्ड सेल के अंदर मुसलसल जो है वो स्टिमुलस जा रहा है तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आएगा और सेल जो है वो सेल डेथ की तरफ चला जाएगा और इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी। रिवर्सिबल जो है वो इरिवर्सिबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जिसके बाद हमारे पास दोबारा सेल जो है वो, अगर हम नॉक्शियस स्टिमुलस को रिमूव भी करेंगे तब भी सेल जो है वो अपनी चेंजेस खत्म नहीं करेगा और सेल डेथ और सेल नेक्रोसिस या एपोप्टोसिस हो जाएगी। ओके, तो इसके अंदर रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर मॉर्फोलॉजी क्या है कि सबसे पहले सेल जो है वो स्वेलिंग करेगा। सेलुलर स्वेलिंग आएगी, वो कैसे आएगी कि हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। जब वो परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी तो डिफरेंट सब्सटेंसेस उसके अंदर एब्जॉर्ब होंगे, उसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब होगा, उसका टारगेट प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से ऑर्गन का वेट भी इंक्रीज कर देगा। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर हम स्मॉल क्लियर वैक्यूल्स देख सकते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और पिंच ऑफ सेगमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से हमारे पास ये सारी चेंजेस आ रही हैं। इसके अलावा फैटी चेंजेस क्या आएंगी? फैटी चेंजेस के अंदर हमारे पास ट्राइग्लिसराइड जो हैं वो लिपिड वैक्यूल्स बन जाएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, और लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर जो ऑर्गन इन्वॉल्व हैं ये प्रिंसिपली उनके अंदर जो है वो फैटी चेंजेस आएंगे, लाइक लिवर। साइटोप्लाज्म इंजर्ड सेल का जो है वो रेडर हो जाएगा यानी इओसिनोफिलिक हो जाएगा, और वहाँ पे अगर प्रोग्रेशन ऑफ नेक्रोसिस होगी तो ये बहुत और ज़्यादा पिंक हो जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर ब्लैबिंग होगी, ब्लंटिंग होगी और उसकी डिस्ट्रप्शन होगी माइक्रोविलाई वगैरह की। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चेंजेस आएंगे, माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग वगैरह प्रोड्यूस होंगी, फॉस्फोलिपिड रिच मेम्ब्रेन की जो है वो डेंसिटीज बन जाएंगी, डायलेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, और इसके अलावा हमारे पास राइबोसोम जो है वो इससे डिटैच कर जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और डिसोसिएशन ऑफ पोलीस्क्राइड्स, पोलीसोम्स यानी कि जो राइबोसोम्स और RNA शायद मिलते हैं तब पोलीसोम बनते हैं, मैसेंजर RNA के साथ जो वो सारे डिसोसिएट कर देंगे, न्यू प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, न्यूक्लियर अल्ट्रेशन आएगी और माइलिन फिगर्स बनेंगी। माइलिन फिगर क्या है? कलेक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड रिजेंबलिंग माइलिन शीथ। जो हमारे पास मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर थी वो जो है वो टूट के माइलिन फिगर्स बन जाएंगी और हमारे पास माइलिन फिगर्स बन जाएंगी। बस ये है हमारे पास वो फिगर। नॉर्मल सेल अगर रिवर्सिबल सेल इंजरी में जाएगा तो मेम्ब्रेन के अंदर ब्लैबिंग स्टार्ट हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दोनों जो हैं वो स्वेलिंग होगी इन दोनों की, राइबोसोम डिसोसिएट कर जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होगा और माइलिन फिगर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ये हमारे पास माइलिन फिगर है। अगर हम इसको जूम इन करें ये हमारे पास माइलिन फिगर है जो कि फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है।